हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। जो आज का अपना सेशन है, आने वाली एमए की एग्ज़ाम हो, बीए की एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो, कोई सी भी एग्ज़ाम हो साथियों, जिसमें ये हिंदी साहित्य से संबंधित ये क्वेश्चन आती है, रचनाएँ आती हैं। आपने देख लिया होगा, अंधेर नगरी वाला आ गया, स्कंदगुप्त का आ गया, सुरेंद्र वर्मा का आ गया, आठवां सर्ग आ गया। सभी का अपन निचोड़ देखने वाले हैं। आपको जो राजा बनवक की जो सीरीज आती है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम से पहले 1 घंटे पहले अगर आप इसका रिवाइज़ करके चले जाओगे तो आपकी बढ़िया परसेंटेज बन जाएगी। और साथियों, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी को, जिससे आपको निःशुल्क क्लास सभी को मिल सके। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हैं अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो रचना है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सार क्या है, मैं आपको सार बताऊंगा, निचोड़ बताऊंगा, ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी के प्रथम अंक से ली गई है। महंत अपने 2 चेलों गोवर्धन दास तथा नारायण के साथ भजन गाते हुए नगर में प्रविष्ट होते हैं। इसमें क्या है, एक तो गुरु है और 2 चेले हैं। गुरु का नाम है महंत दास जी और चेले का जो 2 चेले हैं गोवर्धन दास और नारायण दास। तो इनमें से क्या होता है साथियों, ये नगरी है, इसमें क्या होता है, हर चीज़ 1 टक्के से 1 टक्के के भाव मिलती है। कुछ भी ले लो आप, मिठाई ले लो या फिर खाने पीने की चीज़ें कुछ भी हो, या फिर जैसे हम देख लेते हैं चाय देख लो, दूध देख लो, छाछ देख लो, जो भी चीज़ें होती है खाने पीने की वो सब इसमें कैसे मिलती है, 1 टक्के के भाव में मिलती है। तो इसमें क्या होता है, एक बार ये गुरुजी हैं महंत जी, इन्होंने अपने शिष्य को बोला कि आप घूम के आ जाओ, चारों तरफ वातावरण देख के आओ। या फिर इसमें क्या होता है, तो ये चेला है कौन सा, गोवर्धन दास, ये निकलता है गुरु का आशीर्वाद लेके। और जैसे यह जाकर मार्केट में बाज़ार में भाव पूछता है, मिठाइयों के भाव पूछता है, यह मिठाइयों का ज़्यादा शौकीन था गोवर्धन दास जी। जैसे ही जाके पूछता है तो हर चारों तरफ से आवाज़ आती है, 1 टक्के शेर, 1 टक्के शेर। तो ये खा पी के फिर आ जाता है किसके पास में, महंत दास जी के पास में, और उन्हें बताता है कि इस नगरी में एक सिस्टम है गुरुदेव कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती है वो 1 टक्के के भाव में मिलती है। तो महंत जी बोलते हैं कि यहाँ पे तो अपने को, हम यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मूर्खता का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी की वस्तु का मोल किसी को पता नहीं है, तो यहाँ से निकल पड़ते हैं। इनके साथ नारायण जी चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास यहाँ से नहीं जाता है, वो थोड़ा लालची था, तो वो यहाँ पे 1 टक्के शेर के चक्कर में रह जाता है। कुछ समय के बाद में किसी की बकरी मर जाती है, और बकरी मरने के बाद में क्या होता है कि राजा ने एक दीवार गिर जाती है और किसी की बकरी मर जाती है। राजा जी बुलाते हैं कि एक दीवार गिर गई है, इसमें दोष किसका है। तो जिसने बनाया था उसने और किसी का बता दिया, सब ने अलग अलग करके अलग अलग पे आरोप लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में वो फांसी का फंदा था, इतना चौड़ा था, इतना मोटा था कि राजा ने ऐलान कर दिया कि इस नगरी में जाओ और जिसका भी सिर मोटा हो उसे ले आओ। तो गोवर्धन दास को लेके आ जाते हैं, उसका सिर उसमें आ जाता है, पूरा समझ आता है। और फिर गोवर्धन दास से सोचता है कि मैं कैसे बचूं। तो महंत दास जी ने उन्हें जाने से पहले एक बात कही थी कि कभी मुसीबत में हो तो मेरे को याद कर लेना। तो वो याद करता है उनको, किसको याद करता है, अपने गुरुजी को याद करता है। तो गुरुजी जाकर बोलते हैं, किसको, राजा को बोलते हैं, जो मूर्ख था उसे बोलते हैं कि जो इस फांसी से फंदा खाएगा, फांसी से जिसको फंदा होएगी, फांसी होएगी, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो राजा स्वर्ग के चक्कर में खुद फांसी खा लेता है और मर जाता है। इस कहानी का यही समापन होता है, यही इसका पूरा सार है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी, इसमें दोस्तों आपको पेज ज़्यादा से ज़्यादा भर के आने हैं। जो आपकी एग्ज़ाम है, जैसे इसकी है, बीए की हो, एमए की हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद का है ये। इसमें देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, यह स्कंदगुप्त की स्वयं की उक्ति है। स्कंदगुप्त मगध का भावी शासक है, वह अपने राज्य की दुर्दशा देख रहा है। उसकी विमाता अंतदेवी और सौतेले भाई अधिकार प्राप्त करने की धुन में
बहुत से अकरणीय कार्य किए हैं। इसमें क्या होता है, जो स्कंदगुप्त जी थे उनकी एक सौतेली माता थी और उनका सौतेला भाई था। तो वो साम्राज्य लेने के लिए स्कंदगुप्त को बहुत परेशान करते हैं और अंत में जो क्या होता है, स्कंदगुप्त से गद्दी लेने की कोशिश करते हैं और अंत में क्या होता है, सम्राट कुमार की हत्या की है। बात स्कंदगुप्त के मन में जो द्वंद्व उत्पन्न करती है उसी का वर्णन है। और स्कंदगुप्त के मन में कई विचार आते हैं। नेक्स्ट दे रखी है कि स्कंदगुप्त के प्रति आपके सामने जो आप व्याख्या करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या करना है कि प्रस्तुत अवतरण हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार लिखना है आपको। प्रस्तुत अवतरण हमारे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार स्कंदगुप्त जी की प्रस्तुत अवतरण हमारी हिंदी साहित्य की स्कंदगुप्त रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित व्याख्या से ली गई है। ऐसे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, स्कंदगुप्त के साथ अत्याचार होता है, उसी का वर्णन दिया गया है इसमें ज़्यादा। ऐसे और देख लेते हैं। मर्दुल मातृगुप्त से कहता है कि वह कविता करना छोड़ दे और कहीं जीविका का साधन देखे। मातृगुप्त कविता की श्रेष्ठता ए अलौकिक का निरूपण करता है। बस यही है इसमें कि स्कंदगुप्त के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। और इसमें कवि की जो मन की बात है, पहले रचनाएं कैसी होती थी उनके बारे में बताया गया है। फिर है माधवी जी की है विषम सानी महत्वपूर्ण अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या, एग्जाम में आएगा। इसको कैसे करोगे इसका सार बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्य अवतरण भीषम सानी कृत माधवी शीर्षक नाटक के अंग से संकलित किया गया है। प्रस्तुत नाटक भीषम सानी का एक ऐसा नाटक है जिसमें महाभारत के एक प्रसंग को आधार बनाया गया है और नाटककार ने माधवी और आत्म संघर्ष की कहानी को बड़े कलात्मक शिल्प के साथ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें दोस्तों महाभारत के का जो काल था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। महाभारत का एक प्रसंग था, उसको आधार बना के ये रचना की गई है। 8वां सर्ग में यही दे रखा है सारे में। जैसे और देख लो, प्रस्तुत अवतरण भीषम सानी कृत माधवी शीर्ष नाटक से संकलित किया गया है। यह भीषम सानी का ऐसा नाटक है जिसमें महाभारत के एक प्रसंग को आधार बनाकर गालव और माधवी के आत्म संघर्ष की कहानी को नाटककार ने बड़े कलात्मक शिल्प के साथ अपने पाठकों के समक्ष परोसा है। इसमें भी क्या है, महाभारत का एक प्रसंग है, उसी के बारे में संघर्ष की जो कहानी है उसके बारे में बताया गया है। गालव और माधवी का जो संघर्ष था उसी के बारे में वर्णन है इसमें। फिर है 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी का है। इसमें क्या है, प्रस्तुत अवतरण सुरेंद्र वर्मा कृत 8वां सर्ग नाटक के प्रथम अंग से संकलित किया गया है। कीर्ति भट्ट और प्रियवंदा के मध्य वार्तालाप हो रहा है। प्रियवंदा जब कीर्ति भट्ट के मुख से काव्यात्मक भाषा की मिश्री में लिपटी हुई अनुभूतियों को सुनती है तो वह अनायास की ही चौंक उड़ती है और यह टिप्पणी करती है कि काव्य रचना अपने स्वामी के लिए छोड़ दो, तुम जाकर गायों का दूध लो, उन्हें चारा पानी दो, गोबर के उपले बनाओ। जब कीर्ति भट्ट प्रियंदा के मुख से ऐसे उद्गार सुनता है तब उसकी भावधारा नदी की धारा के समान फिर से अवतरित प्रवाहित होने लगती है और वह अपनी कोमल भावनाओं को ढंग से प्रियवंदा को व्यक्त करने लगता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 8वां सर्ग है। इसमें कीर्ति भट्ट और प्रियवंदा के मध्य क्या होती है, वार्ता होती है। और प्रियवंदा जब कीर्ति भट्ट के मुख से काव्यात्मक भाषा की मिश्री से लिपटी हुई अनुभूतियों को सुनती है तो अनायास की चोट उड़ती है। यानी कि कीर्ति भट्ट और प्रियवंदा के मध्य वार्ता होती है। इनमें जो कीर्ति भट्ट व प्रियवंदा के मुख से ऐसे उद्गार सुनता है, इन दोनों की जो वार्ता है उसी का वर्णन है। तो ये सारा आपने देख लिया होगा। तो साथियों, आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में पेज भर के आने हैं। बीए और एमए में जितने आप अच्छी राइटिंग में लिखोगे, अच्छे पेज भरोगे, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा नए हो सके तो आपको एग्ज़ाम के टाइम से पहले इसका रिवाइज कर लेना, आपका सिलेक्शन पूरा अच्छे नंबरों के साथ हो जाएगा। और मैं बोलना चाहूँगा आपको जाने से पहले कि आपके जो कहानीकार है और उनकी रचना है उनका नाम तो याद ही कर लेना। जैसे अंधेर नगरी, चौपट राजा, फर्स्ट मैंने आपको बताया अभी कुछ समय पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये
अंधेर नगरी रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ये भी याद रखना है। ऐसे ही 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, ऐसे मैंने बताया, ये याद रखना अति आवश्यक है। तो साथियों, आज का सेशन उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छा लगा होगा। आपकी जो आने वाली 16 अप्रैल को एग्जाम है उसके लिए कारगर साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।